अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया। बेटा, काफी सारे बच्चों का मेरे पास एक मैसेज जो बेतहाशा आज के दिन में आ रहा है, रिसीव हो रहा है। काफी सारे बच्चों को आइडिया है कि भाई बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। तो काफी सारे बच्चे मुझसे दो तीन सवाल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि सर किस तरीके से हम एप्टीट्यूड की अब तैयारी करें, सर बोर्ड के एग्जाम्स के साथ एप्टीट्यूड को मैनेज कैसे करेंगे, हमारी फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, सर हमारा फोकस अभी सेकंड ईयर के ऊपर होना चाहिए या फिर हमारा फोकस अभी एप्टीट्यूड की तैयारी करने पे होना चाहिए। और चले मान लिया सर अगर सेकंड ईयर की तैयारी करने पे फोकस कर भी देते हैं तो सर हमारे जो सेकंड ईयर के एग्जाम्स ही 22 जून को एंड हो रहे हैं, सर जून के मिड में जाके तो हमारे एग्जाम्स एंड हो रहे हैं। फिर सर हम क्या करेंगे, सर हम किस तरीके से अपने एप्टीट्यूड की तैयारी करेंगे। सर एनईटी का राउंड 2 कब है, सर एनईटी का राउंड 2 जून के एंड के अंदर है, जुलाई के स्टार्ट के अंदर है। फास्ट का टेस्ट जुलाई के अंदर आ रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर नस का टेस्ट आ रहा है। सर हम किस तरीके से इन दोनों की तैयारी कर सकते हैं, सर ये तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। और बहुत सारे बच्चों को तो ये डेट शीट समझ में नहीं आ रही। ये डेट शीट मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिखी है, भी समझाऊंगा कि भाई इसके अंदर ये पेपर वन न्यू ओल्ड कोर्स का मतलब क्या है, अक्सर बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो भी समझ में नहीं आ रहा। सर वो कुछ स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरीके से हम दोनों चीजों के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ वी कैन एस बोथ दी थिंग्स, किस तरीके से मैं बोर्ड के पेपर के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं और किस तरीके से मैं अपने एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर भी एस कर सकता हूं, इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई टाइम टेबल शेबल सर आप बता दें हमें। सर कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी है, बिल्कुल है मेरा बेटा, मेरे पास रमीज कामरान की स्ट्रेटेजी एग्जिस्ट कर रही है। रमीज कामरान वो बच्चा है जिसने एनईटी के अंदर टॉप किया है, वो बच्चा है जिसको किसी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में तालीम नहीं हासिल कर रहा, जिसने सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पे अमल करते हुए एनईटी के अंदर 96 97 नंबर लेकर आया है। तो उसकी बात भी कर लेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर दूंगा। किस तरीके से नस्ट या फास्ट के टेस्ट को एस करना है, किस तरीके से आईबी के टेस्ट को एस करना है, इस छोटे से लिमिटेड टाइम के अंदर हम इन तमाम बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडली, एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि सर इस डेट शीट के मुताबिक हम लोग अपनी तैयारी कैसे करेंगे। सर हमारे जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है, सर हमारा पेपर तो बाद में एंड हो रहा है, जो सीएस का बच्चा है वो अलग रो रहा है, प्री इंजीनियरिंग का बच्चा अलग रो रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि भाई उसको बेनिफिट कैसे हासिल करना होता है। याद रखिएगा, ये डेट शीट जो आपके पास आई है ना, आपके लिए नेमत है। इधर आप प्री इंजीनियरिंग के हो, इधर आप सीएस के हो, इधर आप प्री मेडिकल के हो, ये डेट शीट नेमत है। आपको बस उस नेमत को इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरे पास प्री इंजीनियरिंग का बच्चा आके रो रहा है, सर हमें इतनी वेकेशन दे दी है, हर दो पेपर के दरमियान में इतना सारा गैप दे दिया है। वाइल जो सीएस का बच्चा है, जनरल साइंस का बच्चा है, वो आके इस बात पे रो रहा है कि सर हमारे पास तो गैप ही नहीं दिया हमें। तो दोनों ही बच्चे रोतू हैं, दोनों ही रो रहे हैं बैठ के। भाई अल्लाह के प्यारे बंदे, दोनों बच्चों के अपने अपने फायदे हैं। मैं दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग तरीके से भी डिफाइन करता हूं कि प्री इंजीनियरिंग वाले का फायदा कैसा है और जनरल साइंस वाले का फायदा कैसे है इस डेट शीट। भैया इस बात को जरा समझ लेते हैं, डेट शीट क्या कह रही है, जरा डेट शीट को समझते हैं। देखो मैंने आपके सामने सबसे पहले प्री इंजीनियरिंग वालों की डेट शीट रखी है। अभी एक बच्चे का मैसेज आया, सर प्री इंजीनियरिंग वालों का पहला पेपर उर्दू का है। अरे भाई प्री इंजीनियरिंग के अंदर पहला पेपर उर्दू का नहीं है, आपको पहले समझना पड़ेगा डेट शीट होती कैसे है। अल्लाह के प्यारे बंदे, ये डेट शीट जो है ना, इसके अंदर देखो जो पहली चीज आ रही है, उर्दू नॉर्मल पेपर वन है। जो बच्चे फेल हो गए थे, जो बच्चे उन्हें इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना है उर्दू का, ये उनके लिए है। तो न्यू एंड ओल्ड कोर्स का मतलब ये होता है कि भाई जो बच्चा इस वक्त इंटर के पेपर्स को पहली दफा दे रहा है तो उसका एग्जाम न्यू कोर्स से आएगा। और वो बच्चा जो कि अल्लाह भला करे इंप्रूवर का है या फिर रिपीटर का है या फिर पर्टिकुलरली फेल हो गया था, उसका ओल्ड कोर्स का आएगा। बाय द वे बोर्ड ऑफिस ने इसके ऊपर सिंपल तरीके से एक नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई आपको हम चॉइस दे रहे हैं फेलियर्स को, इंप्रूवर्स को, रिपीटर्स को, कि वो न्यू कोर्स से पढ़ना चाहे तो न्यू कोर्स से एग्जाम दे दें, अदरवाइज ओल्ड कोर्स से दे दें। तो ये उन्होंने कहा हुआ है। तो भाई ये जो रिपीटर्स हैं, इंप्रूवर्स हैं और जो फेलियर्स हैं, ये उनका जो एग्जाम होगा ये उनका है, आपका नहीं है। आप लोगों का जो पहला एग्जाम होगा वो थर्सडे वाले दिन होगा, 30 तारीख को। मैंने इसी चीज को एक शॉर्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है, किसी बच्चे को अगर समझ में ना आए तो मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट बना के रख दिया कि भाई 30 मई को पहला पेपर है केमिस्ट्री पार्ट 2 का। यानी कि भाई वो तमाम बच्चे जो इस दफा पेपर को इधर इंप्रूव कर रहे हैं या फिर वो फर्स्ट टाइम अपना सेकंड ईयर का पेपर को बैठेंगे तो उनका पहला एग्जाम केमिस्ट्री का होगा। वो तमाम बच्चे जो फर्स्ट टाइम सेकंड ईयर के पेपर में अपियर होंगे उनका ऑब्वियसली पेपर न्यू बुक से आएगा। और जो इंप्रूवर वाले बच्चे हैं या रिपीटर वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम ओल्ड बुक से आएगा। इसका मतलब ये होता है न्यू एंड ओल्ड कोर्स का। सेकंड नंबर के ऊपर अब जो अगला एग्जाम है 31 तारीख को, ये इस्लामिक एजुकेशन का है, आप लोगों का नहीं है, अगेन फेलियर्स का है, सही है ना। अच्छा फिर 1 तारीख को इंग्लिश का है, ये आप लोगों का एग्जाम होगा, इंग्लिश नॉर्मल या इंग्लिश एडवांस, आपकी चॉइस होती है आप कौन सा चूज करते हो, यूजुअली नॉर्मल चूज किया जाता है। फिर मैथमेटिक्स पार्ट 1 न्यू एंड ओल्ड कोर्स, अगेन फॉर फेलियर्स है। सिमिलरली फिर वेडनेसडे वाले दिन आपका पार्ट 2 का पेपर है, ये आप लोगों का पेपर है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो इस डेट शीट का फायदा क्या है, पूरी की पूरी डेट शीट आ रही है, आप इस डेट शीट को स्टॉप करके, वीडियो को स्टॉप करके इसको व्यू आउट कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास एचएससी पार्ट 1 प्री इंजीनियरिंग वालों की डेट शीट आ रही है, सही है ना। अब मैं जरा
पार्ट टू वालों के लिए, जो भी सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ जर्नल बातें कर देता हूं कि बेटा देखो, ये जो आपके पास डेट शीट आ रही है ना, इसके अंदर से मैंने की फिगर्स को, की पर्टिकुलर पेपर्स को आपके निकाल के रख दिया। वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं और सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपियर होंगे, ये उनकी डेट शीट है। मैंने इस पूरी की पूरी डेट शीट को फिल्टर आउट करके आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि भाई आप लोगों का पहला पेपर है 30 मई को, और ये केमिस्ट्री पार्ट टू का पेपर है। अल्लाह का वास्ता है भाई, उर्दू का पेपर देने में चला जाना, ये आप लोगों का उर्दू का पेपर नहीं है, ये पार्ट वन वालों का उर्दू का पेपर है, जो फेलियर्स बच्चे थे या जो इंप्रूवर्स के बच्चे हैं, उनका पेपर है, सही है ना। सिमिलरली फिर सेकंड एग्जाम आप लोगों का इंग्लिश का है, फिर मैथमेटिक्स का एग्जाम है 5 जून को, फिर फिजिक्स पार्ट टू है 11 को, फिर पाकिस्तान स्टडीज है 14 को, फिर 22 जून को आपको उर्दू का पार्ट टू पेपर है। आप इसको यहां से रिकॉन्साइल भी कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो, सेम डेट्स के ऊपर आपके पेपर्स लिखे हुए होंगे, साफ तौर पे लिखा हुआ होगा पार्ट टू पार्ट टू पार्ट टू, वो आपके पेपर्स हैं। अब देखो, जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है उसके लिए इस डेट शीट में बहुत फायदा है। यकीन मानो, अगर आप एप्टीट्यूड को साथ साथ लेके चलोगे, आपके लिए बेतहाशा फायदा है। वो फायदा क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, इस दफा इन लोगों ने एक अजीब फनकारी निकाली है कि सीएस के बच्चों की टोटल टाइम टेबल अलग है और जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है उसका टाइम टेबल अलग है। हालांकि हमेशा पहले 7 पेपर होते थे, बड़ा इन लोगों ने अलग अलग कर दिए। खैर, क्या कह सकते हैं। अब देखो, जो प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है ना यार, अगर आप गौर से देखो, आपके लिए इसमें बड़ा ही नेमत का काम है। कैसे कि देखो, 30 मई के बाद आपको एक दिन का गैप है और फिर आपका अगला पेपर इंग्लिश का है, मगर इंग्लिश के बाद मैथ्स के पेपर में आपको कम से कम 3 दिन का गैप मिल रहा है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। फिर फिजिक्स के पेपर में तो पूरा आपको एक हफ्ते का गैप मिल रहा है, और फिर पाकिस्तान स्टडीज के पेपर के अंदर अगेन आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है। फिर उर्दू के पेपर में आपको तकरीबन 8 दिन का गैप मिल रहा है, तकरीबन 8 से 9 दिन का गैप आपको आराम से मिल रहा है। अब वो बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग में बैठा हुआ है ना, खुदारा देखो, हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है वो अपनी जिंदगी को आसान बनाता है, मुश्किल बनाता है। देखो, आप क्या कर सकते हो, क्या आप टसमे बहा के रो के क्या ये शेड्यूल चेंज करवा सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट चेंज द शेड्यूल। आपको इसी शेड्यूल पे पेपर तो देने पड़ेंगे, मगर आप इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे बैठे हुए, खुदारा उन तक मेरी ये बात पहुंचाओ कि बेटा, इस चीज के अंदर आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कैसे कि भाई, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको इतना 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 जो गैप मिल रहा है, इसके अंदर आप अपने इन पेपर्स के ऊपर भी तवज्जो दे सकते हो, साथ साथ आप अपने एप्टीट्यूड के ऊपर भी तवज्जो दे सकते हो। क्योंकि देखो, एप्टीट्यूड क्यों जरूरी है, पहले जरा इस बात को समझो। वाई एप्टीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, कि भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उस यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर करना कंपलसरी है। अक्सर एक बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर या स्पॉन्सर के ऊपर अगर मैं कहीं अप्लाई करूंगा, या सर फास्ट के अंदर या नस में अप्लाई करूंगा तो एडमिशन ऐसी हो जाएगा। नहीं मेरा बेटा, मजाक नहीं है। क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर 28 करोड़ की आबादी का मुल्क है, खाली 8 या 10 यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं ढंग की। उन 8 या 10 यूनिवर्सिटीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो भाई, आपने सेकंड ईयर पे भी फोकस रखना है और आपने एप्टीट्यूड को भी टाइम देना है। मेरे प्यारे बेटे, एप्टीट्यूड की इंपॉर्टेंस का आलम यह है कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट को लाजमी एस करना है। सो भाई, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपको अपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स के अंदर मिनिमम 60% लेकर आनी है, सिर्फ 60%, और वो आप आराम से ला सकते हो इतने गैप के बाद। कोई इशू नहीं है, आप सिंपल कॉलेजेस के पेपर्स को अगर सॉल्व करोगे, आप आराम से 60% लेकर आ सकते हो, मैं गारंटी देता हूं। और ये जो बीच में गैप्स है ना, इसके अंदर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? ये जो जितने बीच में आपको गैप के डेज मिल रहे हैं, इसके अंदर आप सारे काम रिवाइज ना करो एप्टीट्यूड का, इसके अंदर आप सिर्फ अपने वीक पोर्शंस को रिवाइज करो, सिर्फ अपने वीक पोर्शंस को रिवाइज कर लो, ये भी मोर देन इनफ होगा। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे आके कहते हैं कि सर, अगर मैं प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं तो सर मैं एप्टीट्यूड को और इंटरमीडिएट को टाइम कैसे दूं? तो मेरे प्यारे बेटे, एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। खुदारा आपके पास पेपर्स के बाद टाइम नहीं होगा। 22 जून को अगर आपका लास्ट पेपर है तो यूनिवर्सिटी के अंदर 5 जुलाई को एनईडी का पहला टेस्ट है। सिमिलरली आपके पास फास्ट का टेस्ट भी 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप एक हफ्ते के अंदर दुनिया का कोई जादूगर आपको एप्टीट्यूड की तैयारी नहीं करवा सकता। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो भाई, तैयारी आपको आज से स्टार्ट करनी है, तैयारी अपनी आज से करना स्टार्ट करो। बैजेस में एडमिशन लो, कहीं पे भी एडमिशन लो, मगर तैयारी करना स्टार्ट करो। सेकंड नंबर के ऊपर, अगर तैयारी नहीं भी कर रहे, तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, दूसरे नंबर के ऊपर जो काम आपने करना है, अक्सर मेरे जो एनरोल्ड बच्चे होते हैं वो भी मुझसे एक सवाल करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करें? भाई, स्ट्रेटेजी आपकी ये होनी चाहिए, सबसे पहले वीकेस्ट पार्ट को कवर करो। फॉर एग्जांपल, आपने भी एनईडी का टेस्ट दिया था, आपने नस का नेट 2 नेट 1 नेट 3 कुछ दिया था, आपने जो भी एग्जाम दिए थे, आपने कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था। यूनिवर्सिटी का एग्जाम अगर नहीं भी दिया हुआ, तो अगर आप मेरे पास एनरोल्ड थे या कहीं पे भी तैयारी कर रहे थे, तो आपको मालूम है कि कौन सा चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, आपको मालूम है कि किस चैप्टर के अंदर आप वीक हो, उस चैप्टर को पहले कवर करना स्टार्ट करो। खुदारा, उस चैप्टर को पहले
गो थ्रू करना स्टार्ट करो। सबसे पहला काम ही आपने क्या करना है, उस चैप्टर को कवर करना है जो आपका सबसे वीकेस्ट चैप्टर है। इससे फायदा क्या होगा कि देखो ये जो गैप के डेज है ना, इन गैप के डेज के अंदर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के बाद इंग्लिश का पेपर है, चलो इसमें तो एक दिन का गैप है, ऑल्दो एक दिन बहुत बड़ा होता है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश तो ऐसी मार होती है। मगर देखो एक के बाद 5 तारीख को मैथ्स है, तो आपके पास कितने दिन का गैप मिल रहा है, 4 दिन का गैप मिल रहा है। इन 4 दिनों के गैप में आपने करना क्या है कि भैया मैथ्स की सेकंड ईयर के टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, एप्टीट्यूड के शॉर्टकट्स को समझ लो मुझसे, एप्टीट्यूड के उस कॉन्सेप्ट को समझ लो। वो तमाम बच्चे जो मेरे पास एनरोल्ड होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें पोर्टल का एक्सेस के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करे हुए होते हैं, लाइव क्लासेस उनकी अलग चल रही होती है। तो फायदा क्या है आपका, फायदा ये है कि भाई लेट सपोज अगर आपका 1 जून के बाद 5 जून को मैथ्स का पेपर है, तो भाई इन 3 दिनों के गैप के अंदर मैथ्स के सेकंड ईयर के ही जो भी आपके एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको गो थ्रू कर लो, उनको रिवाइज कर लो, जो वीक पार्ट था, वीक पोर्शन था आपका, उसको गो थ्रू कर लो। एनईडी के अंदर जहां फंसे थे, नस में जहां फंसे थे, फास्ट के अंदर के लिए जहां आपको लगता है कि भाई इस टॉपिक के अंदर मुझे मसला होगा, इस टॉपिक को मैंने नहीं पढ़ा हुआ, उसको कवर कर लो। इससे क्या फायदा होगा, आपके सेकंड ईयर के मैथ्स के एग्जाम की तैयारी भी चल रही है और आपने साथ साथ शॉर्टकट भी सीख लिए, जो आप अपने एप्टीट्यूड के एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, सेकंड ईयर एग्जाम में भी यूज कर सकते हो एमसीक्यूज के लिए। दूसरे नंबर पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ब्लैंक्स के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। तो भाई मैंने फर्स्ट ईयर के तो तमाम बच्चों के एमसीक्यूज कवर करवाए हुए हैं, मगर मैं सेकंड ईयर के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए भी एक वन शॉट लेक्चर्स डाल रहा हूं इंशाल्लाह ताला एमसीक्यूज के लिए, प्रिपरेशन के लिए मैथ्स के। तो परेशान होने की कतई तौर पे आपको जरूरत। दूसरे नंबर के ऊपर अब देखो 5 के बाद अगर आपके पास 11 तारीख को फिजिक्स का पेपर आ रहा है, तो भाई ये जो बीच में इतना बड़ा गैप आ रहा है ना, इस गैप के अंदर आपने क्या करना है, आपकी हम नॉर्मल क्लासेस तो लेंगे, आपकी हम एक आध दिन नॉर्मल क्लास लेंगे, 2 दिन नॉर्मल क्लास लेंगे, मगर 5 के बाद 11 तारीख को फिजिक्स का पार्ट 2 का पेपर आ रहा है। तो भाई टाइम नहीं है, जून के बाद फौरन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा। तो आपके पास जो बीच का टाइम है, इस बीच के टाइम में कोशिश करो जो सेकंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है एप्टीट्यूड का, जो आपका वीकेस्ट पोर्शन था, उसको कवर कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि भाई जब आप उस लेक्चर को लोगे मेरे पास से, तो जाहिर सी बात है भैया उससे आपके जो नॉर्मल सेकंड ईयर का एग्जाम है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। बेहतरीन स्ट्रेटेजी बन गई। सिमिलरली 11 के बाद तो बिल्कुल ये बच्चों वाले पेपर है, पाकिस्तान स्टडीज वैसे भी झूठ बोलना होता है इसमें, बाकी उर्दू का पेपर है, इसमें लंबी करनी होती है भाई, नसर निगार शायर और खुलासा एंड सो ऑन, इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं उर्दू की। पहले बता रहा हूं, आई वाज वन ऑफ दोस गाइस जिन्होंने 80+ मार्क्स स्कोर करे थे अल्हम्दुलिल्लाह अपने जमाने में। आई वाज द टॉपर एज वेल एट दैट पर्टिकुलर माय टाइम। तो अक्सर मैं बच्चों को गाइड करता हूं कि भाई उर्दू में तो लिख लिख के प्रैक्टिस होती है, नसर निगार हो, शायर हो, जो भी हो आपका। तो कहने का मकसद क्या है, ये स्ट्रेटेजी प्री इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए, वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग के, ये स्ट्रेटेजी मैंने सिर्फ उनके लिए बताई है कि देखो तैयारी अपनी आज से करना स्टार्ट करो। तैयारी के लिए अभी ये गैप ना लो, अभी तैयारी आज से करो। मेरी क्लासेस फुल स्विंग के अंदर आज से स्टार्ट हुई हुई है, मेरी क्लासेस अभी 9 मई से 10 मई से स्टार्ट हुई हुई है। खुदारा उनमें एडमिशन लेना चाहते हो उनमें लो, या कहीं से भी तैयारी कर रहे हो जहां से आपको लगता है तैयारी, मगर प्रॉपर्ली करो, क्योंकि याद रखिएगा यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस मैं आपको दिखा देता हूं। बाय द वे किसी इंस्टीट्यूट को क्लेम नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैच के जो स्टूडेंट था उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे एनईटी के एग्जाम के अंदर। किसी इंस्टीट्यूट के पास रिजल्ट डालने के लिए अवेलेबल नहीं है। इनके फेसबुक पेजेस के ऊपर जाओगे ना, 60 और 70 वाले को हाई अचीवर कह रहे हैं, शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए। 10-10 कैंपसेस खोल के बैठे हुए हैं और खाली 20 पिक्चर्स डाल के कह रहे हैं कि इनके हाई अचीवर्स हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन दी अदर हैंड मेरे फेसबुक पेज को देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कितने हजारों बच्चों का मैंने रिजल्ट डाला है वहां पे, एंड नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स स्कोर दी 90+ नंबर एंड 85+ नंबर एंड देन 80+ नंबर्स। तो ये दूसरा बच्चा था सैयद हमाद, इसके भी 93 93 वाले तो बहुत सारे हैं। सबसे हाईएस्ट मार्क्स इस बच्चे ने एनईटी के अंदर स्कोर करे, दिस इज रमीज कामरान। इसके ऊपर इंशाल्लाह पॉडकास्ट इसकी मैं लेकर आऊंगा। उस पॉडकास्ट के अंदर इससे हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस पॉडकास्ट में रमीज कामरान की स्ट्रेटेजी क्या थी मैं वो भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला लेकर आऊंगा। किसी इंस्टीट्यूट के पास, वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना जो 50,000 रुपए लेते हैं, 26,000 रुपए लेते हैं, 60,000 रुपए लेते हैं, किसी के पास नहीं, किसी ने कोर्स तक कवर नहीं करवाया हुआ बच्चों का। तो पॉइंट इज दैट कि भाई ये होते हैं बच्चे। देखो आप में से बहुत से बच्चे अक्सर मेरे पास आके मुझसे कहते हैं कि सर वो फिजिकल नहीं पढ़ाते आप। अरे भाई फिजिकल पढ़ाने के ऊपर अगर किसी की पोजीशन आ सकती होती तो बड़े बड़े इदारे जो 10-10 कैंपसेस खोल के बैठे हुए हैं, फिजिकल पढ़ाने पे किसी एक की पोजीशन तो आती ना, किसी एक की भी नहीं आई हुई। ऑन दी अदर हैंड मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट की पोजीशन आई है। द पॉइंट इज दैट कि बैच बनकर स्टूडेंट है ईकेट का, मैंने फेसबुक पेज पे इसकी वेरिफिकेशन भी डाली हुई है, इसके नंबर्स विद दिस ईमेल प्रॉपर्ली डाली हुई है, आप चेक कर सकते हैं उसको। अल्हम्दुलिल्लाह इसको दी फर्स्ट पोजीशन। सेकंड नंबर पे अब्दुल हादी था, ये भी मेरे बैच का बच्चा, जैसे 157 लिए थे नेट 2 के अंदर। खैर नीचे आते हैं, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा था। हाँ ये रही यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन। देखो भाई मेरान की डेडलाइन कब की है, आपके पास ये फॉर्म फिल करने की डेट जो है 17 मई तक की एक्सटेंड हो गई है। और सेकंड नंबर पे मेरान का जो टेस्ट है वो जून के एंड में आ रहा है, यानी कि कराची बोर्ड के बच्चे के पास सिर्फ 2 से 4 दिन का टाइम बचेगा और मेरान का टेस्ट सर पे खड़ा होगा। जीआई
आईकेआई की टेस्ट डेट आप देख सकते हो, आगा खान यूनिवर्सिटी की देख सकते हो, एनईडी की टेस्ट डेट आप तमाम बच्चे देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, जो एनईडी का राउंड 2 की डेडलाइन होगी ना फॉर्म फिल करने की, ये जून के एंड की है, जून के एंड की है, रिमेंबर दिस थिंग। सेकंड नंबर पे देखो, अगर आपके 22 जून को पेपर एंड हो रहे हैं तो बेटा आपके पास तो टाइम ही अवेलेबल नहीं है ना, तो आज से तैयारी करना स्टार्ट करनी है। खुदारा आज से तैयारी करना स्टार्ट करो। मैं अगेन बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती, किसी और की अच्छी लगती है, उससे पढ़ लो। देखो, कभी भी किसी के पास तैयारी करने के लिए जाओ, हमेशा उनसे उनकी फैकल्टी का पूछो। अगर आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस प्रोफेशनल फैकल्टी के साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूं, अगर उस प्रोफेशनल फैकल्टी के साथ कोई 20,000 रुपए में भी आपको एप्टीट्यूड देने को तैयार हो जाए ना, तो मुझसे फ्री में आके पढ़ लीजिएगा। देयर इज नो वन इन माय कंपटीशन अल्हम्दुलिल्लाह। नस का जो नेट 4 है, ये इस्लामाबाद वाला जो नेट आ रहा है वो तो जून के अंदर होगा इस्लामाबाद के बच्चों का, मगर कराची के अंदर जो नस का नेट 4 होगा वो 19 से 21 जुलाई के दरमियान है। दाऊद यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट आपके पास आ रहा है वो जून के एंड के अंदर की डेट आ रही है। मेरे पास अभी जो इंटरनल मेरे पास सोर्सेज हैं दाऊद की एडमिशन कमेटी की तरफ से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी एक इन्फ्लुएंस होता है एनईडी के अंदर भी दाऊद के अंदर भी, तो मेरे पास जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि भाई जुलाई के स्टार्ट के अंदर हो जाएगा दाऊद का टेस्ट भी। फास्ट का टेस्ट तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो भी बना के आपको बताया हुआ है। आईबीएस सीएस 21 जुलाई को है, यूईटी ऑलरेडी 13 मई को आपके पास स्टार्ट हो रहा है। तो भाई ये तमाम, अच्छा दूसरा यूईटी का एक और टेस्ट अब आपके पास हो रहा है जून के अंदर, यूईटी का जो एक और टेस्ट हो रहा है, इनकी डेडलाइन चेंज हो गई है, जून के अंदर हो रहा है, मगर कराची डोमिसाइल होल्डर बहुत कम सीट्स हैं उसकी वहां पे। देखो, कहने का मकसद क्या है, मैंने सारी की सारी डेडलाइंस आपको इसलिए बताई है, खुदारा ये बात जहन में रखो, आपके पास टाइम नहीं है। खुदारा ये जहन में रखो, यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो टेस्ट को क्लियर करना कंपलसरी है। एक क्वेश्चन मेरे पास और बच्चे करते हैं, कहते हैं सर अगर मैं गैप ईयर ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। बेटा, गैप ईयर लेना आसान नहीं होता, गैप ईयर लेना सबसे डिफिकल्ट काम होता है दुनिया का, क्योंकि जब आप देखते हो ना कि आपके दोस्त आपसे आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं पे खड़े हुए हो, जब आप देखते हो कि अपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज के ऊपर या स्नैपचैट की स्टोरीज के ऊपर के दोस्त किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में चला गया और आप पीछे एक कदम पीछे ही खड़े हुए हो, तो ये बड़ा हार्ड मोमेंट होता है जिंदगी का। अपने आप को रिलैक्स करना बड़ा हार्ड मोमेंट होता है जिंदगी का, अपने आप को कंफर्ट जोन में लेकर आना ये बहुत मुश्किल चीज होती है। तो गैप ईयर मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अक्सर बच्चे गैप ईयर में या तो पागल हो रहे होते हैं या फिर वो फिर किसी बेकार यूनिवर्सिटी पे चले जाते हैं। तो अभी तैयारी करो, अभी आपके पास टाइम है। सेकंड, एक और मसला गैप ईयर का ये होता है कि आपकी 0.91% आपकी कट होगी गैप ईयर की वजह से। सही है ना, ये एचईसी की पॉलिसी है। द पॉइंट इज डेट कि मेरे प्यारे बेटे अभी टाइम है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। ये मैंने स्ट्रेटेजी बताई है प्री इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए। अब वो तमाम बच्चे जर्नल साइंस से बिलोंग करते हैं, मैं आपको जर्नल साइंस वालों का शेड्यूल भी दिखा देता हूं, नाराज नहीं हो जाइएगा। ये प्री मेडिकल वालों का शेड्यूल आ गया। प्री मेडिकल वालों का जो लास्ट पेपर आ रहा है, देखो फिजिक्स पार्ट 2 ये आ रहा है, और उसके बाद पार्ट 2 इन लोगों का नहीं आ रहा। इनका भी 11 तारीख को इनके पेपर एंड हो रहे हैं, यानी कि प्री नहीं, हाँ नहीं, प्री मेडिकल वालों के 22 तारीख को एंड होंगे, आप लोगों के साथ ही, प्री इंजीनियरिंग वालों के साथ ही। अच्छा, हमारे पास जो जर्नल साइंस वाले हैं ना, देखो ये उनका आपके पास पूरा टाइम टेबल आ रहा है। जर्नल साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका रोना मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाखुदा मुझे उनका रोना समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास काफी सारे बच्चे सीएस वाले होते हैं, वो बकायदा इस बात पे रो रहे हैं कि सर हमें तो गैप ही नहीं मिला। बेटा, ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप अगर प्री इंजीनियरिंग वालों से पूछो ना बेटा, वो टसवें इस बात पे बाहर है कि उसका एग्जाम 22 जून को एंड हो रहा है, आप लोगों का तो 11 जून को एंड हो रहा है। यार, यू मस्ट बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये आपका जो भी क्रिएटर है उससे खुदारा शुक्रिया अदा करो उसका, कि आप लोगों को 11 जून के ऊपर टेंशन खत्म हो जाएगी, आप लोगों की तमाम टेंशन 11 जून को एंड हो जाएगी। सो आप लोगों को तो परेशान होना मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को खाली अभी टाइम थोड़ा सा देना। अब देखो, आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है। आप लोगों के पास गैप कम है, मैं मानता हूं मेरे प्यारे बेटे, आप लोगों की स्ट्रेटेजी ये है कि भाई जैसे अभी नॉर्मल प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है, उसके पास तो जैसे बीच के डेज में गैप आ रहा है, तो वो अभी तो नॉर्मल किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकता है, कवर कर सकता है एप्टीट्यूड के अंदर। मगर जो एक सीएस का बच्चा है, उसके बाद चूंकि पेपर्स के अंदर गैप नहीं है, तो मैं सीएस के बच्चे को रिकमेंड ये करूंगा कि अभी का जो टाइम है वो सिर्फ अपने वीक टॉपिक्स को दो एप्टीट्यूड के अंदर, अभी का टाइम। मैंने प्री इंजीनियरिंग वाले के लिए क्या कहा है कि प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे को मैंने कहा था कि अभी का जो टाइम है नॉर्मल अपनी प्रॉपर एप्टीट्यूड की तैयारी करो, और ये जो गैप के डेज हो इसमें वीक टॉपिक्स को एप्टीट्यूड के कवर करना, और नॉर्मल अपने पेपर्स को जो आपके चल रहे हैं उनको कवर करना। वाइल जो सीएस का बच्चा है उसके लिए मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि मेरे प्यारे बेटे, आपके चूंकि पेपर्स के दौरान टाइम बिल्कुल बहुत कम है, हमें इन दोनों चीजों को एस करना है। देखो, सेकंड ईयर की आपके परसेंटेज कहीं मैटर नहीं करेगी, सेकंड ईयर की बेसिस के ऊपर आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा आपकी फर्स्ट ईयर की बेस पे। सेकंड ईयर में आपको सिर्फ 60% लेकर आनी है। तो आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल सी है कि भाई जो टॉपिक्स आपने अभी तक कवर नहीं करे उनको अभी कवर कर लो, ये काम करना है। ये काम तो आपने भी करना है प्री इंजीनियरिंग वाले ने, मगर आप लोगों को स्पेशली मैं कह रहा हूं जो टॉपिक्स आपने कवर नहीं करे उनको अभी सिर्फ कवर कर लो। या फिर जो टॉपिक्स आपके वीक थे, आपको कैसे पता चलेगा आपको कोई टॉपिक वीक है? भाई एनईडी के टेस्ट में गए थे, किन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी उस टॉपिक को मुझसे पढ़ लो, किस टॉपिक में इशू हो रहा था पहले वो कवर कर लो, किस टॉपिक में फंस रहे थे पहले उसको कवर कर लो, पहले ये काम कर लो। पहले जब तक ये काम नहीं करोगे बेकार है।
और साथ साथ अपने बाकी जो इंटर के सब्जेक्ट्स हैं उनको निपटाओ। इंग्लिश को तो चलो तुम बाद में भी निपटा लोगे, कोई मसले की बात नहीं है। कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स है, मैथ्स है, ये तीन मेजर चीजें हैं। सो भाई देखो, जैसे सेकंड ईयर मैथ्स है, आपने सेकंड ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो कोशिश करो साथ साथ जो सेकंड ईयर के एप्टीट्यूड के टॉपिक होते हैं, देखो एप्टीट्यूड इज बेसिकली द एडवांस फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट एंड द ए लेवल साइड। तो एप्टीट्यूड के अंदर जो आपने सेकंड ईयर लेवल में पढ़ा है उसकी एडवांस फॉर्म है, उसके शॉर्टकट्स आ रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी तैयारी कैसे हो, तो जब आप सेकंड ईयर मैथ्स की नॉर्मल तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ कोशिश करो कि सेकंड ईयर से रिलेटेड जो टॉपिक आ रहे हैं जिनकी मैंने वीडियोस डाली हुई है, या फिर अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, मेरे बैच में मौजूद हो, तो आपने देखा होगा मैं अभी आपको सेकंड ईयर के टॉपिक से कवर करवा रहा हूं। मुझसे कल एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर आप न्यू बैच को सेकंड ईयर के वेक्टर्स क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई वेक्टर्स इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पास ये वेक्टर्स का टॉपिक तुम्हारे जब सेकंड ईयर एग्जाम में आएगा, तुम्हें वहां पे भी हेल्प मिलेगी, तुम्हें उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेगी। तो कोशिश करो कि भाई जब सेकंड ईयर की नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ सेकंड ईयर की जो मेरी वीडियो है एप्टीट्यूड की, उसको भी कवर कर लो। इतनी ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की होगी। इससे फायदा क्या होगा, आपकी ये चीज पुख्ता हो जाएगी, ये चीज कवर हो जाएगी, यहां से एमसीक्यूज की टेंशन भी निकल गई। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको कहा कि वो तमाम बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, उनके लिए मैं एमसीक्यूज के लिए वीडियोस डाल रहा हूँ। इंटर के एमसीक्यूज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे ऊपर है। सर हाशिम आपके लिए काम करने को तैयार बैठे हुए, ही इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। सिमिलरली फिजिक्स के बैठे हुए कोशिश करो जब सेकंड ईयर फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ जो फिजिक्स का जो वीकेस्ट टॉपिक था आपका, उसको पहले कवर कर लो एप्टीट्यूड साइड से भी। इससे फायदा क्या होगा, आपके सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। एक चीज की मैं गारंटी हमेशा अपने बच्चे को देता हूं, बेटा अगर तुमने मुझसे एप्टीट्यूड के अंदर कोई टॉपिक समझ लिया ना, तुम्हारे इंटर के अंदर तो वैसे ही क्लियर है वो टॉपिक। अगर तुमने मुझसे एक टॉपिक एप्टीट्यूड लेवल पे समझ लिया, तो भाई मैं जिस तरीके से एप्टीट्यूड क्लियर करता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, तो वो टॉपिक तुम्हें हमेशा जिंदगी भर, सेकंड ईयर में तो तुम्हारा वो टॉपिक वैसे क्लियर हो गया ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेम गोज फॉर दी, आपके पास जो है ना कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर तो खैर मैंने अपने जो मेरा एक बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लास्ट ईयर का पोजीशन होल्डर था, उससे मैंने एक कंप्यूटर की वीडियो भी डिजाइन करवाई थी, फर्दर भी डिजाइन करवा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना। आप लोगों के एग्जाम्स 11 जून को एंड हो रहे हैं, खुदारा ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो बच्चा प्री इंजीनियरिंग का बैठा हुआ है वो तो बैठ के रो रहा है कि सर मेरे तो 22 जून को एंड होंगे, आप लोगों के 11 जून को एंड हो रहे हैं। सो भैया 11 जून से आप लोगों ने फर्दर अपनी फिर तैयारी दिन रात एक करके करनी होगी। वैसे बाय द वे जो बच्चा प्री इंजीनियरिंग का है, प्री मेडिकल का भी है, तो भाई आपके भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं वो 11 जून को आपके भी एंड हो जाएंगे। अरे पाकिस्तान स्टडीज और उर्दू, ये उर्दू का पेपर है तो होता ही बेकार पेपर है ना, वैसे क्लियर हो जाते हैं, थोड़ी बहुत रट्टे मारने होते हैं ना, इनमें तो सिंपल रट्टे मारने। पाकिस्तान स्टडीज में क्या होता है, लंबी लंबी हेडिंग्स लिखनी होती है आप लोगों को। कायदे आजम के 14 पॉइंट्स क्या आते हैं, पहले इंट्रोडक्शन लिखो, उसके बाद उसमें लंबी करो, फिर आप 14 पॉइंट्स को लिखो, फिर लास्ट में कंक्लूजन डालो। ये तीन काम कर लेना, पीएससी में पूरे नंबर आएंगे बेटा। आपको एज अ टॉपर बता रहा हूँ, ये बात सही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज द टॉपर फ्रॉम द डीजे साइंस कॉलेज, तो मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। सिमिलरली पीएसटी के अंदर शॉर्ट का क्वेश्चन है, इंट्रो डालो, इंट्रो के बाद हेडिंग्स डालो 4-5, उसके बाद कंक्लूजन डालो, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लाजमी डालो पीएसटी के अंदर, तुम्हारे वैसे पूरे नंबर है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ बेटा। और बाकी तो पीएसटी में यार सिंपल ड्रामे होते हैं, आपने सिंपल मंजन ही कराना है तो लंबे लंबे मंजन करा दो, उसमें क्या इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर तो मुझे लगता है मेरे शागिर्दों को मसला नहीं होना चाहिए, मंजन बहुत अच्छे मिलने आने चाहिए आपको। उर्दू के पेपर में होता है यार, उर्दू के पेपर में हमें लंबी करनी होती है। शायर साहब क्या फरमा रहे थे, मीर तकी साहब, गालिब साहब नशा करके क्या कह रहे थे, हमें वो सारी बातें करनी होती हैं। ऑन अ लाइटर नोट, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माय शायर्स, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू एज अ टीचर कि भाई ये सिंपल चीज है। असल चीज क्या है, एप्टीट्यूड है। तो भाई 11 जून को देखो आपके भी एग्जाम्स एंड हो जाएंगे, मगर आप लोगों ने तैयारी खुदारा अपनी अभी से करनी स्टार्ट करनी है। ये बात मैं सिर्फ आपको एक चिल करने के लिए बता रहा हूँ। ऑब्वियसली आपने जो पीएसटी का 14 जून को पेपर है, तो 13 जून को तो कंप्लीटली पीएसटी को टाइम दोगे ना, 12 को हो सकता है एप्टीट्यूड को टाइम दे दोगे। सिमिलरली उर्दू का पेपर अगर 22 जून को है, तो भाई 23 जून को तो उर्दू की तैयारी कर रहे होगे ना, सिर्फ सॉरी 21 जून को तो उर्दू की तैयारी कर रहे होगे। बीच में जो 5 दिन का गैप आ रहा है वो क्या करोगे, गिल्ली डंडा खेलने के लिए थोड़ी है भाई, वो एप्टीट्यूड की तैयारी करने के टाइम आपके पास भी। और जो बच्चा सीएस वाला है वो तो 11 जून को वैसे ही फारिग हो रहा है। अच्छा एक चीज जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को शेयर कर चुका हूं, दोबारा कर देता हूं कि मेरे प्यारे बेटे, आप लोगों ने एक काम जो लाजमी तौर पे करना है, वो तमाम बच्चे जो डिफरेंट इंटरमीडिएट की तैयारी करेंगे, भाई कॉलेजेस के पेपर्स को लाजमी सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके आराम से बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएं, तो भाई कराची के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके पेपर्स को लाजमी सॉल्व करो। अगर आप चाहते हो कि भाई आप शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इंटरमीडिएट की बहुत अच्छी तैयारी कर सको, तो लाजमी तौर पर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके पेपर्स को सॉल्व करिएगा। और वो तमाम बच्चे जो मेरे शागिर्द हैं, तो भाई मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर मैथ्स के भी तमाम एमसीक्यूज कॉलेजेस के सॉल्व करवा दूंगा। और सेकंड
सेकंड ईयर के भी तमाम एमसीक्यूज आप लोगों को इंपॉर्टेंट सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज की टेंशन ना रहे। रिमेंबर दिस थिंग, सेकंड ईयर के अंदर सिर्फ 60% आपको मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है। आपको एडमिशन आपकी फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मिलेगा यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम नंबर आए इंटरमीडिएट के अंदर, तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके पेपर्स को लाजमी सॉल्व कर लो। चाहे आदमची है, डीजे है, सेंट लॉरेंस है, पीसीएचएस है, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है, जिना गवर्नमेंट कॉलेज है, मलीर कैंट है, दिल्ली कॉलेज है, पीआईबी कॉलेज है, आपके पास जितने नेशनल कॉलेज है, गुलसाने जौहर है, गुलशन कॉलेज है, जितने भी कॉलेजेस हैं आपके पास, जितने भी कॉलेज, खातून पाकिस्तान है, जितने भी कॉलेजेस आपके पास आ रहे हैं गवर्नमेंट के, सबके एमसीक्यूज बहुत तरीके से सॉल्व कर लो। इन कॉलेजेस के पेपर्स को एटलीस्ट सॉल्व कर लो, इनमें जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको सॉल्व कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि बेटा आपकी 90% आराम से आ जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत बड़ी। तो इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये वाला काम लाजमी तौर पर खुदारा कर लीजिएगा। ये काम बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉलेजेस के पेपर्स हैं इनके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे करो। तुम बाकी कुछ करो ना करो, इन कॉलेजेस के अंदर जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना इनको कवर कर लो। मैं गारंटी देता हूं आपके आराम से जो है ना 60 क्या 90% आ जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, इतनी बार बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात, मगर मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके लिए आराम से हो जाएगा अगर आपने वाला काम कर दिया। सेम काम मेरा, सेम चीज मेरी स्ट्रेटेजी प्री मेडिकल के बच्चे के लिए भी है। वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल से, भाई आपका भी जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपका फिजिक्स का पेपर 11 जून को एंड हो जाएगा, तो आपके पास भी बाद में जो पेपर है वो बेकार पेपर ही है। एक पीएचडी का पेपर आपके पास अगेन वही है, और आपका उर्दू का पेपर है, तो आपका भी मेन पेपर तो आप लोगों के भी हो जाएंगे। देखो इन शेड्यूल्स को पढ़ना सीखा करो बेटा, बहुत से बच्चों को पढ़ना नहीं आता होता। भाई बॉटनी पार्ट 2 ये आप लोगों का एग्जाम होगा, जिस तरह आप, हमारा पहले एग्जाम किस चीज का है, इंजीनियरिंग वाले का पहला एग्जाम आपके पास केमिस्ट्री का आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे 28 तारीख को देखो किसका पहला एग्जाम आ रहा है, बॉटनी पार्ट 2 का। ये आपको लोगों का प्री मेडिकल का पहला पेपर आ रहा है। फिर देखो केमिस्ट्री पार्ट 2 30 तारीख को आपके पास ये पेपर आ रहा है, किसका ये आ रहा है आपके पास, केमिस्ट्री वालों का पेपर आ रहा है। देखो पार्ट 2 जहां जहां लिखा हुआ है ना, ये आपके नॉर्मल पेपर्स हैं, ये आपके नॉर्मल पेपर्स हैं। अक्सर बच्चे इनको भी गिन रहे होते हैं, भाई ये नॉर्मल पेपर 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर वालों का। ये सेकंड ईयर की मार्कशीट में फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है, फेलियर्स और फ्रेशर्स का है। अच्छा, तो ये आपका पेपर हो गया, ये बॉटनी वालों का हो गया। सिमिलरली फिर आप लोगों का पेपर कौन सा होगा, इंग्लिश नॉर्मल एंड इंग्लिश एडवांस, यानी कि इसमें से एक पेपर आपका होगा। सिमिलरली फिर आपका जूलॉजी पार्ट 2 होगा, 7 तारीख को है। फिर आप लोगों का देखो, अल्लाह भला करे, इंग्लिश पार्ट 1 है, फेलियर्स का है। फिर फिजिक्स का पेपर आ गया आप लोगों का। फिर आप लोगों का 14 तारीख को पीएसटी आ गया। फिर आप लोगों का 22 तारीख को फाइनली उर्दू का पेपर आ गया। ये आप लोगों का सिंपल शेड्यूल है, इसमें क्या मुश्किल बात है। अगेन न्यू एंड ओल्ड कोर्स का मतलब क्या, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो बच्चे इस साल पहली दफा पेपर देंगे सेकंड ईयर का, उनका कोर्स, उनका पेपर न्यू बुक से आएगा। जो फेलियर्स थे, फ्रेशर्स थे, या जो फेलियर्स थे, इंप्रूवर्स थे, रिपीटर्स थे, उनको बोर्ड ने चॉइस दी थी कि आप न्यू बुक से आप पेपर देना चाहते हो या ओल्ड थे, तो उनका न्यू और ओल्ड इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि मेरे प्यारे बेटे देखो, एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। ही वाज अब्दुल हादी, इसका रोल नंबर ये था, 157 लेकर आया था माशाल्लाह से नेट 2 के अंदर, मेरे बैच नंबर 2 का स्टूडेंट था ये। सिमिलरली हमारे पास देन ये जनरल साइंस वालों का आ रहा है, इसको भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कंप्लीट चीज को, कि भाई आप लोगों का जो पहला पेपर आ रहा है इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश पहला पेपर आ रहा है 28 तारीख को। उसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का पेपर आ रहा है 30 तारीख को। उसके बाद आप लोगों का पेपर आ रहा है उर्दू का, नहीं ये आप, हाँ उर्दू का पेपर आ रहा है, ये आपका आ रहा है 4 तारीख को। देन आपके पास पेपर आ रहा है, अल्लाह भला करे, किसका किसका, पाकिस्तान स्टडीज का पेपर आ रहा है 11 तारीख को। कौन सा पेपर रह गया हमारा, 1 2 3, चौथा चौथा पांचवा हमारा मैथमेटिक्स रह गया आप लोगों का। ये रहा मैथमेटिक्स का पेपर 6 तारीख का। देखो मैं तो सिंपल आप लोगों के सामने आपको निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ। पेपर 2 जहां पे लिखा हुआ है ना, वो आपके पेपर है जो पेपर 2 लिखा हुआ है। सिमिलरली जिन बच्चों का कंप्यूटर के बाद फिजिक्स होगा, तो उनका फिजिक्स का पेपर ये रहा, आपके 6 के 6 पेपर्स हो गए। सिंपल आपकी डेट शीट को पढ़नी आनी चाहिए। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सिमिलरली उनका पेपर 1 वाला उनका शेड्यूल आ रहा है, तो सेम चीज उनके लिए, कोई मसले की बात नहीं है। लास्ट के 3 इयर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम शागिर्दों की एनईडी में पोजीशन है। मैं आज भी आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि भाई बेटा, कोई इंस्टीट्यूट 10 कैंपस भी खोल के अगर बैठा हुआ होगा ना, 60,000 रुपए ले रहा है, उसके ऊपर मतलब बेशर्मी का मुकाम है कि यार वो अपना एनईडी के अंदर कोई ढंग का रिजल्ट पेश नहीं कर सके। आप इन लोगों के फेसबुक पेजेस को जाके देखोगे, 10 कैंपसेस खोलने के बाद भी गिनती की इनके पास 20 लोगों के रिजल्ट्स मौजूद हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप मेरे फेसबुक पेज को देखोगे, तो विद वेरिफिकेशन आपको बच्चों का रिजल्ट मिलेगा। वो तमाम बच्चे जो मेरे बैचेस के अंदर एनरोल्ड थे लास्ट 3 इयर्स के अंदर, मेरे तमाम स्टूडेंट्स एनईडी के अंदर थे, वो तमाम बच्चे जो फास्ट की तैयारी करना चाहते हैं। तो भाई ये एनटीएस की मेरी एक स्टूडेंट थी, असरा फदू इसका नाम है, असरा जहरा फदू। इसकी जो बड़ी बहन थी वो अभी नस्ट के अंदर बैठी हुई है, वो भी मेरी लास्ट ईयर की स्टूडेंट थी। इसका ये एनटीएस का रिजल्ट है, इसने 90 परसेंटाइल स्कोर करा था, 90 मार्क्स इसने नस्ट में स्कोर करे, एनटीएस में स्कोर करें, टॉप 10 पोजीशंस के अंदर इसकी आई है एनटीएस के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के भाई तमाम बच्चों को मैं रिजल्ट भी डाला हुआ है। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज पे रिजल्ट भी व्यू आउट कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तमाम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइंस भी मैंने डाली हुई है कि
बेटा लास्ट के अंदर देखो, मैं इन तमाम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो को स्टॉप करके इन तमाम डेडलाइंस को एक दफा नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो बेटा, एक चीज ध्यान में रखो। अब मैं तमाम बातें जब मैंने यहाँ पे कर ली, तो मैं वापस अपनी मेन चीज के ऊपर आता हूँ। देखो बेटा, रोने का फायदा नहीं है, पीटने का फायदा नहीं है। इधर आप प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो, प्री मेडिकल से बिलोंग करते हो, सीएस से बिलोंग करते हो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मेरे प्यारे बेटे, आपको दोनों को टाइम देना है। आप दुनिया में अनोखे नहीं हो, दुनिया में हर इंसान को टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा जो भी फेडरल का है, या वो तमाम बच्चे जो भी ए लेवल्स के हैं, उनके एग्जाम भी मई के एंड में जाके एंड होंगे, तो उनके पास चलो एक महीने का टाइम उन्हें मिल गया। आप लोगों के पास ये अभी टाइम है, उनके पास वो बाद में टाइम मिलेगा, आपके पास पहले टाइम आ रहा है, सही है ना? तो देखो, दुनिया में कोई रो पीट के कुछ नहीं होता। आप लोगों को मर्द के बच्चे बनना है, मर्द की बच्चियां बनना है। हमें इस कौम को चलाने वाले लीडर्स बनना है। हमें इस कौम के मुस्तकबिल के मेमार बनना है। हमें इस मुल्क के होनहार लीडर्स को पैदा करना है। तो भाई, आपने रोना नहीं है कि भाई हमारी डेट शीट इतनी खराब आ गई, ये आ गया, वो आ गया। आपका कोई भी दोस्त अगर परेशान है, उससे मेरी आखिर के 10 मिनट की बात को शेयर कर दें, जो बात मैं करने वाला हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं अपने शागिर्दों से कि भाई, गिरते हैं वो शह सवारी मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या करे जो घुटनों के बल चले। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझो। ये वो शेर है जो शेर मैं हमेशा पढ़ता हूँ। शेर के मुझे बड़ा पसंद है, मुझे मैं ऑल दो और शेर भी कह सकता था, मैंने इसी शेर को चूज करा। देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यार, अगर तुम सिर्फ डर जीत के बैठे रहोगे, डर के मारे तुम काम ही नहीं करोगे, स्ट्रेस लेते रहोगे कि यार डेट शीट आ गई, 30 मई को पहला पेपर है, केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, एप्टीट्यूड को कैसे टाइम दूंगा, एनईडी के ऊपर कैसे फोकस करूंगा, नस के ऊपर कैसे फोकस करूंगा, फास्ट के ऊपर कैसे करूंगा। देखो, कुछ भी करोगे, टाइम अपनी स्पीड पे चलता है। टाइम अभी 1 सेकंड हो गया, अभी 10:05 हो रहे हैं, 10:06 होंगे, 11 होंगे, सो ऑन। यू कैन नॉट स्टॉप द टाइम। टाइम विल बी रन, ईच एंड एवरी सेकंड विल पास डाउन, और फाइनली आपके यूनिवर्सिटी की टेस्ट की डेट आ जाएगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई, स्ट्रेस करने की चीज कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कैसे बनाओ? देखो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। रात में कोशिश किया करो कि 12 से लेके 1 के दरमियान में सो जाओ, या 2 के दरमियान, 2 बजे सो जाओ, कोई मसले की बात नहीं है। सुबह मगर कोशिश करो 6 बजे लाजमी उठो। सुबह लाजमी 6 बजे उठो। और सुबह के जो औकात होते हैं ना, अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकत डाली हुई, ऊपर वाले ने, क्रिएटर ने बड़ी बरकत डाली है इसके अंदर। कोशिश किया करो सुबह के टाइम में थ्योरेटिकल काम किया करो। थ्योरेटिकल काम का मतलब क्या? जो याद करने का काम है, पीएचडी के रट्टे मारने हैं, उर्दू के मारने हैं, आपको किसी इस्लामियात के मारने हैं, किसी भी सब्जेक्ट के करने हैं, जो थ्योरेटिकल वर्किंग है हमेशा सुबह के टाइम पे किया करो। और जो दोपहर का टाइम होता है, आफ्टरनून का, इसमें जब आप थक जाते हो, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर कोशिश क्या करो, न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर जाओ, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाओ, उन चीजों को रिवाइज करो जो आपने अभी तक नहीं करी थी, जो न्यूमेरिक बेस्ड डेटा है, जो कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर कर सकते हो। इस चीज को, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, ये टाइम टेबल अपना बनाओ। सेकंड नंबर के ऊपर, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं टाइम टेबल लाजमी अपना सेट करने के लिए। देखो, बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार कहते हैं सर टाइम टेबल बना के क्या मिलेगा, मैं फॉलो ही नहीं करता। भाई, टाइम टेबल बेशक आप फॉलो ना करो, कोई मसले की बात नहीं है, मगर टाइम टेबल का फायदा क्या होता है? आपको एक पुश बैक अंदर से मिलता है कि यार, मुझे ये काम करना था, नहीं कर पा रहा, ये मुझे काम करना था, नहीं कर पा रहा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस चीज के ऊपर वर्किंग करो। सेकंड नंबर के ऊपर, देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं बेटा, मेरे जो बैजेस के अंदर बच्चे होते हैं, वो आप ही की तरह घराने से बिलोंग करते हैं। उनमें से बहुत तो इंतहाई मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हैं, उनको उनके पास फीस देने के भी पैसे नहीं होते, मगर वो बच्चे पोजीशंस भी लेकर आते हैं। वो बच्चे, अगर मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं नाम नहीं लेता, मेरे पास जो लास्ट के 3 इयर्स के जो पोजीशन होल्डर्स हैं, इनमें से एक ऐसा भी बंदा मौजूद है जिसके पास, जो इतने मुतवस्सित तबके से बिलोंग करता था, जिसके पास एनईडी के एडमिशन फीस के भी पैसे नहीं थे, मगर स्टिल शी स्कोर्ड या ही स्कोर्ड अ पोजीशन इन एनईडी यूनिवर्सिटी। कैसे? यार, ये किसी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बाखुदा। रमीज कामरान ने किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा, सिर्फ मुझसे पढ़ा बैठ के, एनईडी में पोजीशन लेकर आया। अब्दुल हादी ने किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा। ये जो आपके पास अशरफ फतू बैठी हुई है, इसने एनटीएस के अंदर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें, बेटा इसने किसी कोचिंग से नहीं पढ़ा। ये ए लेवल्स की बच्ची थी, इसकी बड़ी बहन अबिया जहरा थी, ये भी आपके पास अल्लाह भला करे ए लेवल्स की थी। ये एक कोचिंग के पास जरूर गई थी, मगर एमडी कैट के लिए गई थी, क्योंकि प्री मेडिकल बैकग्राउंड की बच्ची थी। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि भाई, आप ही के जैसे सारे बच्चे होते हैं, आप ही के जैसे वो मासूम लोग होते हैं। खुदारा ये चीज अपने जहन में लेकर आओ कि अपने खुदारा ये बात अपने जहन में लेकर आओ कि अगर अपने आप को स्ट्रेस आउट करते रहोगे, अगर परेशान होते रहोगे, तो जो आपके हाथ में इख्तियार में, आप उसको भी खो दोगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपको चीज इजी लगती है, उससे अपना पहले स्टेप का आगाज करो। मैं हमेशा कुछ मोटिवेशनल चीजें अपने शागिर्दों से शेयर करता रहता हूं। मैं उन्हें एक चीज के बारे में हमेशा कहता हूं कि बेटा देखो, अगर तुम परेशानी की वजह से कोई भी काम नहीं कर पा रहे ना, अक्सर ऐसा होता है, मैं भी आपकी तरह का इंसान हूं। कभी कभार मैं इतना परेशान हो जाता हूं कि यार, मेरा दिल नहीं चाहता मैं कोई भी वीडियो बनाऊं। फिर मैं सोचता हूं यार, एक स्टेप लेना चाहिए, एक स्टेप। और वो जो एक कतरा होता है ना पानी का, वो जो पानी की पहली बूंद होती है, वो जो बारिश का पहला कतरा होता है, वही बेसिकली समंदर में जाके गिरता है आगे चल के। कैसे? कि देखो, जो बारिश का पहला कतरा होता है ना, जब वो हिम्मत करके नीचे आता है, तो अभी बाकी बूंदे भी नीचे आती हैं। सो भाई, अगर आप स्ट्रेस आउट हो,
अगर आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से क्या चीज स्टार्ट करनी है, तो एटलीस्ट सबसे पहले अपने इजीएस्ट टॉपिक से बात का आगाज करो, मुश्किल टॉपिक को छोड़ दो। वो तमाम बच्चे जो इस चीज के ऊपर परेशान चल रही हैं, उनके लिए मैं गाइड गाइड कर रहा हूं कि अगर आपको ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि सर एप्टीट्यूड को पहले टाइम दें, पहले इंटरमीडिएट को टाइम दें, किसको टाइम दें, सो भाई आपने उस बारिश के पहले कतरे की तरह बनना है जो हिम्मत करके खुद जाया हो जाता है मगर बाकी की बूंदों को नीचे गिरने पे मजबूर कर देता है। सो आपने बारिश का वो कतरा बनना है। अगर आप स्ट्रेस आउट हुए पे हो, परेशान हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कहां से किस चीज का आगाज करो, तो सबसे पहले जो आपको आसान टॉपिक लगता है उसको कवर कर लो, इररिस्पेक्टिव कि आपने वो पहले करा था नहीं करा था। मगर मेरी गाइडेंस बच्चे को ये होती है कि यार जो भी आपके वीक टॉपिक है ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो आसान होगा ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने अभी तक कवर नहीं करे हुए, तो उसमें से जो आसान चीज आपको लगती है उसको पहले कवर कर लो। ये वो बारिश का पहला कतरा होगा, जब आप इसको करोगे ना तो आप में जज्बा पैदा होगा अगली चीज भी करने का, उससे अगली चीज भी करने का। इस तरीके से आपकी एक लड़ी परोती जाएगी और आप अपने प्रॉपरली टाइम टेबल को फॉलो करते रहोगे। याद रखिएगा, इट्स क्वाइट नॉर्मल कि सम डेज आर क्वाइट हैवी, आपका दिल भी नहीं जाता उठने का, आपका दिल भी नहीं जाता किसी को फेस करने का, ये बहुत नॉर्मल चीज है, हर इंसान के साथ होती है, मेरे साथ होती है यार। ऑल्दो मैं एक बहुत अच्छे उसके ऊपर गुजारा कर रहा होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ग्लोबली। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं अपने शागिर्दों के लिए ईच एंड एवरीथिंग बताने को बैठा होता हूँ। मैं अपने शागिर्दों को बहुत सारी गाइडेंस देता हूँ कि भाई एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर जो मैंने फेस करा, एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर जो मैंने फेस करा, एज अ टीचर जो मैं फेस करता हूँ, एज अ स्टूडेंट जो मैंने अपने जमाने में फेस करा था, आई एम अ प्राउड डिजेरियन, आई ऑलवेज से दिस थिंग कि देखो मैं आपकी तरह का एक इंसान था, मैं कोई खास नहीं हूं। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि सर आपसे पढ़ लेंगे पोजीशन आ जाएगी, मैं कहता हूं नहीं। अगर तुम मेरे पास ये सोचकर आ रहे हो कि भैया मेरी वजह से तुम्हारी पोजीशन आएगी, बिल्कुल गलत है। रमीज कामरान मेरे पास ये सोच के कभी नहीं आया होगा, जहरा बतूल की सोच के कभी नहीं आई होगी। मैं हमेशा बच्चे से एक बात करता हूँ अपनी पहली क्लास के अंदर, अपनी आखिरी क्लास के अंदर, कि मेरे प्यारे बेटे अगर तुम मेरे पास ये सोचकर आ रहे हो कि सर हाशिम के पास कोई खुदाई ताकत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट अ नॉर्मल टीचर, आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय, आई एम जस्ट अ प्रोफेशनल इंजीनियर, आई एम जस्ट अन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू। मगर एक चीज जहन में रखना, मेरा काम मेरी मेहनत करना है, मैं अपना पूरा गला सुखाने को तैयार हूं, मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने को तैयार हूं। अक्सर क्लासेस के बाद बेटा ऐसा होता है कि मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाहता, कि मेरा इतना गला खराब हो चुका होता है कि मैं स्टेप्सल के पत्ते या फिर हॉक्सी की वो दे रहा होता हूँ, जो वो होती है, प्रेक्सी कहलाती है कौन सी, जो एक वो टॉफी होती है, उसको खा रहा होता हूँ बैठ के। क्यों? क्योंकि भैया मैं इतनी मेहनत कर लेता हूँ अपनी क्लास के अंदर कि मेरा कुछ और करने का दिल नहीं चाहता, मेरा सिर्फ सोने का दिल चाहता है, फिर वर्कआउट करने का दिल चाहता है। मगर मगर जब मैं अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी तरफ से कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे से कहता हूं कि बेटा जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो तुमने भी मेहनत करनी है। हम दोनों अगर ताली बजाएंगे तभी ताली बजेगी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तभी ये मेहनत कामयाब होगी। तो याद रखो बेटा, अगर तुम मेरे पास ये सोच के आते हो ना कि सर शायद सर हाशिम के से पढ़ लेंगे तो हमारी पोजीशन भी आ जाएगी, सर हाशिम से पढ़ लेंगे तो हमारे भी हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे, ये बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल बकवास बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ओपनली कहता हूं, मेरे से अच्छे शायद और लोग बैठे होंगे दुनिया के अंदर, मगर याद रखिएगा मेरा काम मेरी अपना बेस्ट देना है, मेरा काम मेरे शागिर्द को मोटिवेट करना है, मेरा काम मेरी अपनी मेहनत करना है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका भी एक काम है, और वो काम ये है कि आपका अपनी मेहनत करना है। तो खुदारा अगर एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, अभी एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करो। तमाम यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन आपके पास जून के एंड के अंदर होंगी, एनईडी की डेडलाइन आपके पास जून के एंड के अंदर होगी। आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर 22 जून को पेपर एंड हो रहे हैं, 11 जून को पेपर एंड हो रहे हैं, पूरा एप्टीट्यूड कवर करना है। लोगों को लगता है मजाक है एप्टीट्यूड, बेटा एप्टीट्यूड मजाक नहीं है, घोड़े खुल जाते हैं कवर करवाते करवाते मेरे, और बच्चे के घोड़े खुल जाते हैं एप्टीट्यूड कवर करते करते। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज समथिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपके एनईडी के राउंड वन के अंदर 80 बिलो मार्क्स हैं, तो आपको मैक्सिमम टाइम अभी एप्टीट्यूड को देना है। आपको वीकेस्ट पोर्शन को पहले कवर करना है, आपको अपने खराब पोर्शन को पहले कवर करना है, आपको पहले उन पोर्शन को कवर करना है जो आपने अभी तक एप्टीट्यूड पे टॉपिक्स कवर नहीं करे। और अगर कोई अल्लाह का ऐसा माइके लाल बैठा हुआ है, या कोई अल्लाह का ऐसा लेजेंड बंदा बैठा हुआ है जिसने अभी तक एप्टीट्यूड को स्टार्ट भी नहीं करा, तो खुदारा एप्टीट्यूड को स्टार्ट करो। मेरा न्यू बैच अभी 10 मई से स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो, या मेरी कहीं से भी तैयारी कर सकते हो। कहने का मकसद क्या है, एप्टीट्यूड की अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो बेटा बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे, अभी तैयारी करना स्टार्ट करो। मेरा लास्ट बैच 10 मई से स्टार्ट हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाद में आप पूरा कवर नहीं कर सकते, एप्टीट्यूड का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ये इंटरमीडिएट से ऊपर की चीज है, ए लेवल्स के कॉन्सेप्ट, इंटर के कॉन्सेप्ट सारे मिलकर आते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर प्रूवन स्ट्रेटेजी में आपको दे चुका हूं कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, पहले अपने वीकेस्ट पोर्शन को कवर करो। अगर एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, जिन चैप्टर्स को अभी तक कवर नहीं करा उनको कवर करो। वो तमाम बच्चे जो मेरे पास रजिस्टर्ड होते हैं, उनको मैंने पोर्टल के ऊपर तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड करे हुए होते हैं, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो बेसिक मैथ्स है, चाहे वो जनरल मैथ्स है, चाहे वो आईक्यू है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो केमिस्ट्री है। तो वो तमाम बच्चे जो मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, तो भाई आप सिंपल तरीके से पोर्टल के ऊपर जाके उन टॉपिक्स को पहले कवर कर लो जो आपने अभी तक नहीं कवर करे, ताकि आपने जो पहले टॉपिक कवर करे थे उनको रिवाइज करना होगा, रिवाइज करना जरा आसान होगा। दूसरे नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जिन्होंने
उन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी, तो खुदारा अल्लाह का वास्ते तैयारी स्टार्ट कर दो। मैंने डेडलाइन ऑफ यूनिवर्सिटीज आपको सिर्फ इसलिए दिखाई है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भाई यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन सबकी जुलाई के अंदर है, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे उसके बाद। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आप जुलाई के बाद अपनी तैयारी करना स्टार्ट करोगे, सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी बचेगी, और कराची यूनिवर्सिटी की हम बात अभी नहीं करते। कराची यूनिवर्सिटी इज नॉट समथिंग जहां पे आपका पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए एडमिशन की। आपकी पहली प्रायोरिटी एनईटी होनी चाहिए, नस होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, दाऊद होनी चाहिए, या फिर आपके पास कोई और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए इन इसके अंदर। सयाना सर सैयद हो सकती है आपकी, मगर कहने का मकसद है कराची यूनिवर्सिटी आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, दिसंबर में जाके टेस्ट होगा। अभी आपकी प्रायोरिटी टॉप की यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, टॉप टायर यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। तो भाई इसी बात पे क्लास को एंड करूंगा। आई होप मैंने इतनी गाइडेंस, इतनी मोटिवेशन दे दी। बस लास्ट में अपनी बात का इख्तिताम बेटा बस एक छोटे से शेर के ऊपर करूंगा, मुझे बड़ा पसंद है। और भी दौरे फलक हैं भी आने वाले, और भी दौरे फलक हैं भी आने वाले, नाज इतना ना कर हमको सताने वाले। इसका मतलब ये होता है कि भाई जिंदगी में अभी बेतहाशा चीजें आने वाली हैं। जिंदगी इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू गाइस। जिंदगी के अंदर बहुत सारे खुशी के पल आएंगे भी आपके लिए। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें जिंदगी का हिस्सा है। आज अगर मैट्रिक के अंदर जब आप थे तो आपकी पहली कामयाबी थी एक अच्छे कॉलेज में जाना। आज जब एक अच्छे कॉलेज में हो तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाना आपकी कामयाबी है। और कल को जब एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे होगे तब एक अच्छी कामयाबी होगी किसी मल्टीनेशनल में जॉब करने की, अमेजॉन में जॉब करने की, जीएसके में जॉब करने की, फाइजर में जॉब करने की, एक अमेजॉन प्राइम में जॉब करने की। यानी कि किसी भी कंपनी के अंदर एक अच्छी कंपनी में जाना होगा। और जब वहां पे भी पहुंच जाओगे फिर एक नई मंजिल की तलाश में जाओगे। वो नई मंजिल होगी बीवी, बच्चे, शादी, जो भी होगा XYZ। कहने का मकसद क्या है कि भाई जिंदगी का नाम ही ये मुश्किलात है। जिंदगी में हर छोटे छोटी पलों में मुश्किलात आती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू शुड बी अ लीडर, यू शुड बी अ लीडर टू गाइड अदर पीपल। आपको आपकी मिसाल उस इंसान की जैसी होनी चाहिए जिसकी शम्मा से तमाम छोटी छोटी लालटेन जो होती हैं या कैंडल्स जो होती हैं वो जलती हैं। आपकी मिसाल उस इंसान जैसी होनी चाहिए। खुदारा आपको इन छोटी छोटी बातों पे परेशान होना नहीं चाहिए। सो भाई लास्ट में यही कहूंगा, और भी दौरे फलक हैं भी आने वाले, नाज इतना ना कर हमको सताने वाले। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।